हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू फिलअप। हम आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, यदि आप किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा। और साथ ही साथ यदि आप हमारा कोर्स परचेज करते हैं तो आपको मिलते हैं नोट्स, प्रीपेड विद आंसर और 100+ मॉक टेस्ट। और यदि आपके आसपास किसी ने भी हमारा कोर्स परचेज करना हो तो आप उनको बोल सकते हैं कि आप कोड यूज करेंगे पूजा 10, जिससे आपको 10% ऑफ मिलेगा। 1 मिनट वेट करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आर्टिकल 16 हमने डिस्कस कर लिया था, आर्टिकल 17 हमने डिस्कस करना है आज। ठीक है, कौन है क्लास में? बाकी मोहम्मद जी और अभिजीत जी वगैरह, ललिता जी सारे ही आगे हैं। मेरे को लग रहा है मैं लगभग 15 मिनट लेट क्लास ले रही हूँ। ऑडियो वीडियो क्लियर है? ठीक है, मोहम्मद जी हैं क्लास में ना। और 1 मिनट वेट कर दें, तब तक किसी और ने ज्वाइन होना होगा तो हो जाएंगे। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन क्या है आपके लिए कि हमें ये बोला गया है कि आपको 2 क्लासेस करनी है तो वो एक साथ करनी है। हाँ, 15 मिनट लेट। हाँ, तो अब ये बोला गया है कि आपको यदि 2 क्लासेस करनी है तो वो एक साथ करनी है, मतलब 2 आवर की 1 क्लास होनी चाहिए। तो टाइम को फिक्स किस तरह से किया गया है कि बीच में पेपर 1 नहीं आना चाहिए। यदि मैं 8 to 10 करती तो भी पेपर 1 आ रहा था। ठीक है, पेपर 1 9 PM को होता है। और इसके अलावा 7 PM पर भी पेपर 1 होता है। तो बहुत कंफ्यूजन हो रही थी, इसलिए 5 to 7 क्लास रखी गई है। तो मेरे को बता दो कि सही टाइम है ये। देखो सारे आ गए ना। अभी अभी मैं बता देती हूँ कि अभी एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन है कि सर ने बोला है कि यदि क्लास आपको 2 आवर की चाहिए, ठीक है, मतलब अभी ये नहीं होगा कि इस मंथ ही 2 आवर की करनी है। अभी जब तक सिलेबस नहीं होता, जब तक हमारा पूरा कंप्लीट कोर्स नहीं होता, 2 आवर की ही क्लास करनी है। ठीक है, तो यदि आपको 2 आवर की क्लास करनी है तो आपको टू मतलब 2 क्लासेस करनी है तो 2 आवर की क्लास करनी पड़ेगी। तो इस हिसाब से मैंने 5 to 7 PM जो है टाइम फिक्स किया है। बाकी आप लोग बता दो, ठीक है ना? 4 से 5 नहीं, 5 से 7। 5 to 7 किया है इसीलिए कि 4 PM को आपकी मैथ की क्लास होती है। फिर 7 PM पर फिर से पेपर 1 की क्लास होती है। फिर 9 PM पर फिर से पेपर की क्लास होती है। तो थोड़ा सा टाइम डिसाइड कर पाना मुश्किल हो गया था। मॉर्निंग में फिर बाकियों को भी प्रॉब्लम होती है ना। देखो कि मॉर्निंग में कुछ एक ऐसे लोग होंगे जो कि वर्किंग होंगे, जो कहीं जाते आते होंगे काम करने के लिए, कोर्ट में जाते होंगे या किसी कॉलेज में जा रहे हैं, तो फिर तो मुश्किल हो जाती है। ये मॉर्निंग में भी बोला है कि 9 to 11 रख सकते हैं क्या? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जल्दी से बता दो। अभिषेक जी भी आ गए हैं क्लास में। मोहम्मद जी बताइए, 9 to 11 भी रख सकते हैं? हाँ, 6 आवर कैसे बैठेंगे? वो तो है कि आपकी 4 PM पर मैथ की क्लास होगी, फिर 5 to 7 लॉ की होगी, और 7 PM पर फिर से मैथ की होगी, फिर से पेपर 1 की होगी।
और अभिजीत जी और कौन है क्लास में वो भी बता दो। और एक अभिजीत जी का भी सवाल था कि मैम पेपर वन सॉरी पेपर्स के जो पीडीएफ है उनके प्रिंट नहीं निकल रहे हैं, तो आप क्या करिएगा, बहुत अच्छे से प्रिंट जो है वो डाउनलोड हो जाते हैं, ठीक है। तो आप उस डाउनलोड प्रिंट को मतलब सॉरी डाउनलोड पीडीएफ को किसी फ्रेंड को सेंड कर सकते हैं, और उस हिसाब से जो है उसका प्रिंट निकल जाएगा, ठीक है। क्योंकि मेरे को भी पता है कि हो जाते हैं। बस ये था कि बीच में, हाँ, कि आप डायरेक्ट करने की कोशिश करोगे, प्रिंट आउट निकालने की कोशिश करोगे तो नहीं होगा। आपको वहां से डाउनलोड करना पड़ेगा, और डाउनलोड करने के बाद आपको वो पीडीएफ किसी अपने फ्रेंड को भेजना पड़ेगा, तो वहां से आप जो है वो प्रिंट कर निकलवा सकते हो। या तो आप डाउनलोड करके अपने क्रोम वगैरह कहीं पर भी रख लेते हो, तब भी आप निकाल सकते हो। लेकिन आप डायरेक्ट सोचोगे तो नहीं होगा, ठीक है। अभिजीत जी आए क्लास में। और आज दूसरी क्लास जो है वो 8 PM पर होगी, क्योंकि हमारा पहले वाला टाइम है। और इस टाइम फिर बाकी स्टूडेंट कोई भी नया ज्वाइन होना चाहे, क्योंकि कुछ एक न्यू स्टूडेंट भी आए हैं, तो वो हो जाएंगे, तब हम टाइम जो है वो फिक्स करके मैं बता दूंगी दोबारा से, ठीक है। वैसे तो मेरे कहने से भी 9 to 11 ही हो जाए तो बढ़िया रहेगा। ये तो 5 to 7 भी, बट 5 to 7 और फिर आपको पेपर वन के साथ भी मतलब काफी ज्यादा क्लासेस कंटिन्यू चल रही है, तो प्रॉब्लम होगी ना। अभिजीत जी बता दो कहाँ पर हैं आज क्लास में। मोहम्मद जी और ललिता जी के अलावा कौन है क्लास में? अंजलि पांडे जी है। चलो स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 17 क्या बात करता है? ये ऐसा फंडामेंटल राइट है जो कि एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात करता है, क्योंकि पहले पुराने टाइम में ऐसा था कि काफी ज्यादा लोगों के साथ छुआछूत होता था। मतलब ऐसे लोग सोचते थे कि जो बड़ी जातियों के लोग हैं वो छोटी कास्ट के लोगों से मतलब बहुत भेदभाव करते थे, उनके साथ छुआछूत का व्यवहार करते थे। उनको अपने जो कुएं और जो भी बाथिंग घाट्स वगैरह होते थे तो वहां पर आने जाने नहीं दिया जाता था। ये बोला जाता था कि ये छोटी कास्ट के लोग हैं तो ये यहाँ पानी नहीं भरेंगे। आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में भी तो बहुत ऐसा होता था, ठीक है। लेकिन अभी जो है वो लॉ बनाया गया है, आर्टिकल 17 हमारा बात करता है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी के। लेकिन कहीं कहीं आपको अभी भी ये चीज देखने को मिलेगी, यदि आप किसी ऐसे एरिया में जाएंगे जो कि गांव का एरिया है, और वहां कुछ मतलब 5 या 10% लोग ऐसे होंगे जिनकी मेंटेलिटी ऐसी होगी कि वो आज भी ऐसा काम करते हैं, जो भी आज भी जाति के आधार पर जो है वो छुआछूत करते हैं, ठीक है। लेकिन काफी हद तक जो है वो इसको समाप्त भी कर दिया गया है लॉ के द्वारा, ठीक है। अनटचेबिलिटी होती क्या है? तो डिस्क्रिमिनेशन ऑफ इंडिविजुअल एंड द बेसिस ऑफ कास्ट एंड जॉब, ठीक है। और क्लास ऑफ पीपल एंड कास्ट एंड जॉब के बेसिस पर हम क्या करते हैं, कोई भी पर्सन क्या कर रहा है, डिस्क्रिमिनेट कर रहा है किसी भी पर्सन को, तो वो होती है अनटचेबिलिटी, छुआछूत जिसे हिंदी में कहते हैं। अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी दिया गया है आर्टिकल 17 में। एब्सोल्यूट राइट है, कैन नेवर बी वायलेट, और किसी कोई भी पर्सन जो है इसको वायलेट नहीं कर सकता, ठीक है। अब बट इज अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी होती क्या है? अनटचेबिलिटी रेफर करती है एक सोसाइटल प्रैक्टिस, ठीक है, एक सामाजिक प्रथा को संदर्भित करती है अनटचेबिलिटी, जिसको हिंदी में हम अस्पृश्यता कहते हैं। दैट लुक डाउन ऑन अ पर्टिकुलर डिप्रेस्ड ग्रुप प्योरली बिकॉज ऑफ देयर द बर्थ एंड डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट देम ऑन द बेसिस, ठीक है, कि एक सामाजिक एक प्रथा है हमारी अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी जो है वो एक समाज की में जो भी प्रैक्टिस की जाती है, सोसाइटी में जो भी प्रैक्टिस की जाती है, ठीक है, तो उसको दर्शाती है, जो विशेष रूप से उनके जन्म के कारण
और विशेष रूप से जो भी उनका समूह है, उनकी दृष्टि, मतलब लोग किस तरह से, उनकी मेंटालिटी कैसी है, वो किस तरह से लोगों को देखना चाहते हैं, उस आधार को जो है वो बताती है। और देयर द बॉडली कॉन्टेक्ट वाज सेट टू देयर टेंस अदर, ठीक है, कि उस आधार पर उनके खिलाफ जो है भेदभाव करती है कि ये पर्सन जो है वो छोटी कास्ट का है, ये इसकी क्लास, मतलब उनकी जॉब या उनकी इनकम बहुत कम है, या ये छोटी कास्ट के हैं तो हम इनके साथ जो है वो बातचीत नहीं करेंगे, इनके साथ छुआछूत का व्यवहार करेंगे। कि यदि किसी भी तरह का शारीरिक संपर्क एक दूसरे को के साथ करते हैं तो ऐसा माना जाता था कि कलंकित करने के लिए उन्हें कहा जाता था, ठीक है। और neither the constitution or nor act define untouchability, और जो अनटचेबिलिटी की डेफिनेशन है वो ना तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन करी गई है और ना ही किसी अदर एक्ट में जो है वो डिफाइन करी गई है, ठीक है। और these untouchable class were not permitted to collect water from the same wall or utilize a pond or tank used by the upper caste, ठीक है। कि ये जो अछूत वर्ग थे, ठीक है, ये जो अनटचेबल क्लासेस थी, वो एक ही कुएं से पानी इकट्ठा करने, उच्च जातियों के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले तालाब और टैंक का प्रयोग करने की अनुमति नहीं देते थे। मतलब ऐसे ऐसे बोला जाता था कि ऐसी छोटी जातियों के लोग जो हैं वो जो बाकी जातियों के लोग हैं या बाकी जो ग्रुप ऑफ पीपल हैं या जो कि सोसाइटी में वेल सेटल और अच्छे पीपल हैं, ठीक है, तो उनके एरिया में जो पानी का कुआं बना है तो आप वहां पर पानी नहीं भर सकते। उनका जो टैंक वगैरह है या पॉन्ड है या बाथिंग घाट है, आप जो भी चीजें, जो भी आपकी पब्लिक प्लेस जो कि यूटिलाइज किए जाते हैं और बाकी लोगों के द्वारा, तो उन पर जो है वो रोक लगाई गई थी कि आप जो है वो इनको आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है। उनके उपयोग करने की अनुमति जो थी वो नहीं थी लोअर कास्ट के पीपल को। और दे वर नॉट परमिटेड टू एंटर सम टेम्पल, और उन लोगों को वहां पर परमिट भी किया, मतलब परमिट नहीं किया जा सकता था कि आपको उस मंदिर में जाने की इजाजत नहीं है। और एंड वर सब्जेक्टेड टू वेराइटी ऑफ अदर रिस्ट्रिक्शन, इसके अलावा कुछ अदर रिस्ट्रिक्शन थी, जैसे कि आप बहुत अच्छे से जानते हैं, प्रैक्टिकल भी आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा, या कहीं आप किसी गांव या किसी अदर एरिया में गए होंगे जहां ऐसा होता है, वहां मतलब अभी भी ऐसा होता है कहीं कहीं, बट ये है कि कुछ हद तक अभी जो है वो 5% कुछ पीपल हैं वो ऐसा करते हैं, लेकिन लगभग जो है वो समाप्त हो चुका है, ठीक है। और दे वर नॉट परमिटेड, यहां पर उन लोगों को परमिट नहीं किया जाता था, अनुमति नहीं दी जाती थी किसी भी टेम्पल में, और अदर तरह के जो भी रिस्ट्रिक्शन होते हैं वो होते थे, ठीक है। हाउएवर हम बात करें, वन ऑफ इट्स जजमेंट है हमारे पास मैसूर हाई कोर्ट की, ठीक है। उन्होंने कन्फर्म किया है मीनिंग, ठीक है, उन्होंने इसके अर्थ की पुष्टि करी है। अकॉर्डिंग टू द कोर्ट, सब्जेक्ट मैटर क्या है आर्टिकल 17 का, इज नॉट अनटचेबल इन इट्स लिटरल और ग्रामेटिकल सेंस, बट द प्रैक्टिस एज इट हैड डेवलप्ड हिस्टोरिकली इन द कंट्री, ठीक है। कि उन्होंने इस मतलब मसूरी जो हाई कोर्ट है, मसूर हाई कोर्ट, तो उन्होंने इनकी मीनिंग को बताया, और कोर्ट ने ये बताया कि आर्टिकल 27 का सब्जेक्ट मैटर क्या है। तो उन्होंने बोला कि आर्टिकल 17, ठीक है, जो कि एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात करता है, कि एक विषय वस्तु और अपने शाब्दिक या व्याकरणिक अर्थों में जो है वो अछूत नहीं है, ठीक है। मतलब ये जो है वो अनटचेबल नहीं है इन द लिटरल और ग्रामेटिकल सेंस, ये क्या है, एक प्रैक्टिस है जो कि कंट्री में की जाती थी, जो कि हम एंशिएंट टाइम में देखें, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हम देखें, हिस्ट्री में हम देखें, तो ये लोगों के द्वारा की जाने वाली एक प्रैक्टिस थी, मतलब प्रथा थी जो कि लोग करते थे ऐसा, ठीक है। और ये रेफर करती है सोसाइटल डिसेबिलिटी को, जो कि इम्पोज की जाती है ऑन द सर्टेन क्लासेस ऑफ पर्सन बिकॉज ऑफ देयर द बर्थ इन सर्टेन कास्ट, ठीक है। कि ये जो है वो कुछ जातियों के जन्म के कारण जो है वो व्यक्तियों के कुछ वर्गों पर लगाए गए एक सामाजिक विकलांगता को संदर्भित करती है, ठीक है। इसलिए कुछ व्यक्तियों के सामाजिक बहिष्कार या धर्म सेवाओं से उनके बहिष्कार आदि
को कवर नहीं किया जा सकता। मतलब हम ये मतलब स्टेबल कोई डेफिनेशन नहीं दे सकते कि अनटचेबिलिटी होती क्या है। तो ये बोला है कोर्ट ने भी कि अनटचेबिलिटी होती है, प्रैक्टिस की जाती है सोसाइटी के द्वारा, जहां पर कुछ क्लास ऑफ पीपल और कास्ट, कुछ एक सर्टन कास्ट के पीपल जो कि वहां जन्म लेते हैं, उस कास्ट में जन्म लेते हैं, तो उनको जो है वो उनके साथ जो है वो छुआछूत का व्यवहार किया जाता था, उसको हम अनटचेबिलिटी बोलते हैं। तो एक सोसाइटिकल पर्सपेक्टिव से या सोसाइटिकल एक प्रैक्टिस की जाती थी सोसाइटी में, उसे हम अनटचेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है। और ये जो है वो इट इज नॉट कवर द सोशल बाइकॉट ऑफ अ फ्यू इंडिविजुअल और देयर एक्सक्लूजन फ्रॉम द रिलीजियस सर्विस। ठीक है। ड्यू टू द नमरस वर्डिक्ट और गाइडलाइन जो कि इशू की गई है कोर्ट के द्वारा। ठीक है। बोले कि टाइम टू टाइम अदालत के द्वारा कई ऐसे फैसले आए हैं और दिशा निर्देश आए हैं जो कि ये बताते हैं सम एक्टिविटी will be viewed as a custom of untouchability for which a provision for the punishable had also be provided। जहां पर कई बार जो है आपको पनिशमेंट का प्रोविजन भी आपको देखने को मिला है कि ऐसे लोग जो कि ऐसा काम करते हैं, जो कि अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस करते हैं, तो उनको पनिशमेंट भी दी जाती है। ठीक है। एक्सप्लेन किया गया है आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी को, मतलब अनटचेबिलिटी की वेयर लैंग्वेज क्या दी गई है, अनटचेबिलिटी इज एबलिश एंड इट्स प्रैक्टिस एनी फ्रॉम इज फॉरबिडन। कि अनटचेबिलिटी क्या है, अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है, ये आर्टिकल 17 में बोला गया है। और यदि किसी भी तरह से कोई भी इसकी प्रथा करता है, प्रैक्टिस करता है, तो इसको फॉरबिडन किया गया है। ठीक है। उसको रोका गया है। और द एनफोर्समेंट ऑफ एनी डिसेबिलिटी अराइजिंग आउट अनटचेबिलिटी, कि इसकी किसी भी रूप से इसकी प्रथा निषिद्ध है और अस्पृश्यता से उत्पन्न किसी भी विकलांगता या परिवर्तन कानून के अनुसार जो है ये दंडनीय है। ठीक है। कि हर कोई भी पर्सन यदि ऐसी प्रैक्टिस करता है, किसी भी सोसाइटी में ऐसा प्रचलन है कि वहां पर जो है वो अनटचेबिलिटी की जाती है, छुआछूत की जा रही है, तो ये क्या है, ऑफेंस है जो कि पनिशेबल है अकॉर्डिंग बाय द लॉ, अकॉर्डिंग विद लॉ। ठीक है। समझ आ गया। और जो कंसेप्ट ऑफ अनटचेबिलिटी है इसको एबलिश किया गया है, समाप्त कर दिया गया है। मतलब समाप्त करने का क्या मतलब है कि अभी कोई भी पर्सन, यदि कोई भी सोसाइटी ऐसा प्रैक्टिस करती है, तो उसको क्या दी जाती है, पनिशमेंट दी जाती है। साथ ही साथ ये बोला गया है कि इसकी कुछ लिमिटेशन बताई गई है जिसका रिजल्ट होता है अनटचेबिलिटी। कि यदि आपकी ये पर्टिकुलर दायरा बोला गया है, बताया गया है कि आप ऐसा काम करोगे तो ये अनटचेबिलिटी नहीं, लेकिन आप उस दायरे से बाहर जाके यदि आप किसी को भी बोल रहे हो कि आप जो है वो आपके हाथ का हम पानी नहीं पी सकते, या हम आप लोग वहां से पानी भर रहे हो तो हम नहीं भर सकते, मतलब इस तरह से आप कुछ अनटचेबिलिटी वाली बातें कर रहे हो या कुछ भी किसी को एक बैड फील करवा रहे हो। ठीक है। तो ये क्या है, क्रिमिनल ऑफेंस है और पनिशेबल है। टू स्टॉप द कास्ट सिस्टम, बोला है अभी जो है वो इस कास्ट सिस्टम को भी जो है वो स्टॉप कर दिया गया है, अनटचेबिलिटी को भी जो है वो समाप्त कर दिया गया है कि इस तरह की प्रैक्टिस कोई भी नहीं करेगा। और प्री सुसाइड्स एंड अदर फॉर्म, उत्पीड़न के अन्य रूपों को रोकने के लिए, जो कि पीढ़ियों से हमारी संस्कृति में मौजूद था, जो कि ये भी नहीं है कि हमारे पहले वाले सिस्टम में जब हमारा हिस्ट्री का एंशियंट का टाइम था ना, एंशियंट पीरियड था, तब ऐसी चीजें होती थी। लेकिन उससे पहले जो हमारी, ऐसा माना जाता है कि इंडिया में जो था, जो देवी देवताओं की भूमि थी, और पहले जो थे वो सतयुग था, और तब देवी देवता रहते थे। तो तब एक वुमेन को या सभी लोगों को बहुत ही रिस्पेक्ट दी जाती थी। ऐसा बिल्कुल नहीं बोला जाता था, किसी के साथ भी इल ट्रीट नहीं किया जाता था। इवन कि एक वुमेन को देवी का रूप माना जाता था। लेकिन ये जो चीजें हैं, जो कि एक अस्पृश्यता है या किसी भी तरह से बाद में ऐसा हुआ कि काफी ज्यादा लोगों के साथ गलत व्यवहार किया जाता था, तो बाद में हुआ जब हमारा सतयुग, जो मतलब देवी देवताओं का टाइम खत्म हो गया और राजाओं का टाइम आया। राजाओं के भी टाइम में भी कुछ हद तक वुमेन की कंडीशन ठीक थी, लेकिन धीरे धीरे जो है वो खराब होना स्टार्ट हो गई। वो होता क्या था पहले कि जब किंग का टाइम था तो बहुत लोग बहुत अपनी अपनी रानियां रखते थे, तो फिर क्या होता था कि एक वुमेन दूसरी वुमेन के साथ भी थोड़ा मिसबिहेव करती थी, क्योंकि होता था कि बहुत ज्यादा रानियां हैं तो अपनी अपनी मतलब
ऐसे सिस्टम बना दिया गया। फिर धीरे धीरे फिर का सिस्टम खत्म हुआ, तब भी महिलाओं के साथ। फिर अब तो देखो कि अब तो कई लॉ आ गए हैं, लेकिन फिर भी आपको कहीं ना कहीं ऐसा लोग बोलते हैं कि जो महिलाओं के लिए लॉ बनाया गया है वो उसका मिस यूज कर रही है। लेकिन कहीं आपको प्रैक्टिकल भी देखने को मिलेगा कि काफी ज्यादा लोग आज भी ऐसा करते हैं, आज भी मारपीट करते हैं घरों में, और डोमेस्टिक वायलेंस आज भी होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। और ये जो छुआछूत वाला सिस्टम है, ये भी कहीं कहीं किसी किसी मतलब सोसाइटी में, या तो आप अलग अलग एरिया में, ऐसा तो नहीं है कि हमारे इंडिया का सारा ही एरिया बिल्कुल ऐसे अच्छी सोच वाला हो गया है। कहीं कहीं तो ऐसी प्रैक्टिस की जा रही है आज भी। हाँ, मैं ये कह सकती हूँ कि 100% तो हम नहीं भी रोक पाए होंगे, तो 95% जो है वो इसको समाप्त कर दिया गया है। फिर भी लोगों की कुछ मेंटेलिटी है जो कि अभी तक पुराने लोग हैं, और वो ऐसा सोचते हैं। ऐसा होता है ना, आप मेरी बात से एग्री हो कि ऐसा कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा कि अर्बन एरियाज में नहीं, लेकिन रूरल एरियाज में आपको देखने को मिलेगा कि अनटचेबिलिटी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की जाती है। ठीक है, prejudice and other form of oppression that have existed in a culture for generation। आर्टिकल 17, ठीक है, बार बार मेरे मुझे 27 आ रहा है, आर्टिकल 17 है। ठीक है, आर्टिकल 17 डिस्कस करें, वॉज इंक्लूड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इसी प्रैक्टिस को रोकने के लिए जो है वो हमारे आर्टिकल 17 को बनाया गया था, ताकि एबोलिश किया जा सके अनटचेबिलिटी को। ठीक है, और ये प्रोवाइड करता है सिक्योरिटी नॉट ओनली अगेंस्ट द गवर्नमेंट बट अगेंस्ट द प्राइवेट इंडिविजुअल, कि ना तो गवर्नमेंट आपके साथ इस तरह का बिहेव करेगी, बल्कि यस मैम विलेजेस में, हाँ, जो कि ये भी नहीं है कि सभी विलेज में, मतलब कुछ एक एरिया आपको देखने को मिलेंगे जैसे, जो कि वहां आज भी जो है वो लोग शिक्षा से वंचित हैं। ठीक है, तो वहां वहां ऐसा होता है। ठीक है, तो ये प्रोवाइड करता है, ये आर्टिकल जो 17 है वो प्रोवाइड करता है सिक्योरिटी नॉट ओनली अगेंस्ट द गवर्नमेंट बट ऑल्सो अगेंस्ट द प्राइवेट इंडिविजुअल। ठीक है, और स्टेट हैज अ लीगल ऑब्लिगेशन, स्टेट की कुछ एक लीगल ऑब्लिगेशन है, कानूनी दायित्व है, जो ये सुनिश्चित करते हैं कि ये प्रयास, कि ये सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रयास करें कि इसका उल्लंघन ना हो। ठीक है, कि इंश्योर किया जा सके आपका कि ये उल्लंघन ना हो। ये जो है केस में बताया गया था, पीपल यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में। ठीक है, ये बोला गया था कि स्टेट की लीगल ऑब्लिगेशन है कि वो कुछ भी अप्रोप्रिएट एफर्ट्स ले, ताकि इंश्योर किया जा सके कि ये जो आपका फंडामेंटल राइट है वो वायलेट ना हो, किसी के साथ भी ऐसा ट्रीट होना नहीं चाहिए। ठीक है, और ऑफ ऑल द राइट और आर्टिकल, जो कि आपके इस आर्टिकल में जितने भी जो राइट दिया गया है एस्टैब्लिश, जो कि अंडर द इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 17 वन, ओनली वन दैट एब्सोल्यूट, ये जो आर्टिकल 17 है वो बिल्कुल एब्सोल्यूट है, इसके लिए कोई एक्सेप्शन नहीं है या कोई भी लिमिटेशन नहीं है कि आपको यहाँ पर कोई लिमिटेशन नहीं बताई गई है, बिल्कुल एब्सोल्यूट राइट है ये। यदि किसी पर्सन के द्वारा प्रैक्टिस की जा रही है, तो इट मीन्स कि उसको प्रोहिबिट किया जाएगा, उसको रोका जाएगा, और उसके खिलाफ जो है वो केस फाइल किया जाएगा, और उसको पनिशमेंट भी दिलवाई जाएगी यदि इस तरह की प्रैक्टिस होती है तो। ठीक है, और the inclusion of this article constitution demonstrate the priority placed by the constituent assembly and the abolition of the heinous practice। ठीक है, कि संविधान इस अनुच्छेद में को शामिल करना, इस जघन्य प्रथा, ये जो प्रथा की जा रही थी ना, मतलब ये जो क्रूर व्यवहार, हीनियस प्रैक्टिस की जा रही थी, उसको रोकने के लिए संविधान सभा ने, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने उस टाइम इस आर्टिकल को लाया था। आर्टिकल 17 क्या है? की क्लॉज है इन द टर्म ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ, और ये इंश्योर करता है सोशल जस्टिस एंड ह्यूमन डिग्निटी को, और टू राइट दैट हैव डिनाइड टू द लार्ज सेगमेंट ऑफ दिस इंडियन सोसाइटी ऑफ और मेन इंडिया। ठीक है, कि यहाँ पर आर्टिकल 17 में ये बोला है कि ये बात करता है आर्टिकल 14 के साथ कि सभी लोग जो है वो इक्वल है। ठीक है, बाय द लॉ और इन द आई ऑफ लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ की यहाँ पर बात करेगी। और ये भी इंश्योर करता है कि ये सामाजिक न्याय और मानव गरिमा को सुनिश्चित करता है
दो अधिकार जो कि सशस्त्र शब्दियों के मतलब काफी ज्यादा टू राइट दिए गए हैं, जो कि इंडियन सेगमेंट मतलब समाज में जो बहुत ज्यादा जो हीनियस क्राइम हो रहे थे उसको मतलब इस हीनियस टाइप की ये प्रथा जो है वो प्रैक्टिस की जा रही थी, उसको रोकने के लिए ये बनाया गया है। ठीक है, अब आर्टिकल 17 जो है वो एब्सोल्यूट इन नेचर है, विच इज इट मींस कि इसको वायलेट नहीं किया जा सकता किसी भी सर्कमस्टांसेस में। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी को बोला जा रहा है मतलब प्रीच किया जा रहा है अनटचेबिलिटी को। ठीक है, या प्रिवेंट किया जा रहा है फ्रॉम एनी पर्सन, preventing any person from attending or praying in a place of public worship, कि आप किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक पूजा के स्थान पर भाग लेने या प्रार्थना करने से यहाँ पर रोका जा रहा है, जैसे कि मंदिर में जाने से रोका जा रहा है, मस्जिद में जाने से रोका जा रहा है, चर्च में जाने से रोका है। जस्टिफाई अनटचेबिलिटी क्या है, ट्रेडिशनल है और रिलीजियस है, फिलोसफिकल और अदर रीजन। ठीक है, और मतलब किसी भी तरह का अब प्रारंभिक धार्मिक और दार्शनिक या अन्य कारणों पर जो है वो अस्पृश्यता को सही ठहराना या जातिवाद का पालन करना, क्योंकि ये बाइबल में ऐसा लिखा है, ये काम नहीं करेगा, इसे एक गुंडागर्दी जो है वो माना जाता है। ठीक है, और डिनाई करना, किसी को बोलना कि आप इस स्टोर को या होटल को या क्लब को या पब्लिक जो भी प्लेस है, ठीक है, आपको वहां जाने से रोका जा रहा है इस आधार पर कि आपकी कास्ट कोई और है, तो ये अनटचेबल कि आपकी छुआछूत है या किसी भी तरह की से ऐसी प्रैक्टिस की जा रही है, तो ये पनिशेबल है। रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है किसी भी पब्लिक को, किसी भी पर्सन को पब्लिक सर्विस आर सप्लाइड और सब आपका सर्वाइवर रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है किसी भी पर्सन को पब्लिक सर्विसेज आर सप्लाइड सच एज जैसे रिजर्वायर हो गया, टैप और अदर सोर्सेज ऑफ, जैसे कि आपका वाटर हो गया, रोड हो गया, पब्लिक पॉस्चर हो गया। ठीक है, या इस तरह का किसी भी जगह जाने से जो है वो रोका जा रहा है, जैसे कि जलाशय हो गए, नल पानी और के अन्य स्रोत और एक सड़क और एक सार्वजनिक जगह या शमशान या अन्य स्थानों पर प्रतिबंध लगाया गया। ठीक है, और इसके अलावा हम बात करें कि अनुसूचित जनजाति या जातियों के लिए हमने SC OBC और ST SC और OBC के लिए कि किसी भी व्यक्ति का अपमान करना क्योंकि वे अछूत हैं, लोगों को अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थाओं या छात्रावासों में स्वीकार करने से इनकार कर देना जो कि सामाजिक भलाई के लिए है, और कुछ भी बेचने या किसी को भी सेवाएं प्रदान करने से इनकार कर देना। ठीक है, तो ये सब क्या है, अनटचेबिलिटी को बताते हैं। और लॉ टू एंड अनटचेबिलिटी की अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए कानून क्या है, तो ये फंडामेंटल राइट है जो कि इज नॉट इनहेरेंटली एप्लीकेबल। ठीक है, ये क्या है, स्वाभाविक रूप से क्या है, एप्लीकेबल नहीं होता। अनटचेबिलिटी वुड कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इन मैनी पार्ट ऑफ इंडिया, की अनटचेबिलिटी जो है वो बोला है 70 वर्षों के बाद, 70 वर्ष के मतलब अभी तो 76 ईयर हो गए ना कॉन्स्टिट्यूशन को लागू हुए। ठीक है, तो बोला है कि इतना टाइम होने के बावजूद भी, संविधान लागू होने के बावजूद भी भारत के कई हिस्सों में ऐसी हालत है कि जहां पर ये जो अनटचेबिलिटी है जो कि बने हुए है। ठीक है, और टू कॉम्बैक्ट दिस पार्लियामेंट हैज एनेक्टेड द लेजिस्लेशन अंडर आर्टिकल 35 अथॉरिटी। यहाँ पर ये बोला गया है कि आप इस तरह की यदि कोई प्रैक्टिस की जाती है तो यहाँ पर पार्लियामेंट को अथॉरिटी दी गई है कि आप जो है वो लॉ बना सकते हैं अंडर आर्टिकल 35 अथॉरिटी। ठीक है, अब इसके अलावा अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट भी बनाया गया है। ठीक है, और इसको भी डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ये कुछ एडिशनल है कि अनटचेबिलिटी के ऑफेंस के लिए एक अलग से एक्ट भी बनाया गया है। मेन प्रोविजन क्या है इसका, दिस विल बी अ क्रिमिनल ऑफेंस, ये आपका क्रिमिनल ऑफेंस होगा या, और इसके लिए कोई माफी नहीं दी जाएगी, विच नॉट नो पार्डन विल बी ग्रांटेड। ठीक है, यदि किसी पर्सन ने ऑफेंस कर दिया है तो कर दिया, उसको पनिशमेंट मिलेगी, ये एब्सोल्यूट है। ठीक है, एब्सोल्यूट लायबिलिटी सुना है ना आपने, वो तो चलो सिविल में होता है, लेकिन यहाँ पर भी ये बोला है कि ये जो आर्टिकल है वो एब्सोल्यूट है
और इस तरह की यदि कोई प्रैक्टिस करता है तो ये क्रिमिनल ऑफेंस होगा और उसके लिए उसको माफी नहीं दी जाएगी। और इफ प्रूव अ सेंटेंस ऑफ 6 मंथ, यदि कोई किसी को 6 मंथ की जेल या 500 रुपए का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं, ठीक है। और यदि कोई कोई भी पर्सन इस तरह की प्रैक्टिस कर रहा है तो उसको 6 मंथ का इम्प्रिजनमेंट सेंटेंस और आपका 500 रुपीज जो है वो फाइन होगा। और बोथ भी हो सकता है, मे बी इम्पोज किया जा सकता है। इफ द कैंडिडेट फॉर पार्लियामेंट और स्टेट इलेक्शन इज फाउंड गिल्टी, ही और शी विल बी डिस्क्वालिफाइड। और किसी भी तरह का कोई पार्लियामेंट का मेंबर और स्टेट इलेक्शन जिसने इलेक्ट किया है, जो कि एमएलए वगैरह होते हैं, तो इस तरह का कोई काम करता है, तो इसकी इस तरह की प्रैक्टिस करता है तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। और प्रोटेक्शन ऑफ सिविल लिबर्टीज एक्ट में क्या दिया गया है, ये भी एक एक्ट है, ठीक है। एक्ट बनाया गया है फॉर अनटचेबिलिटी के लिए। तो यहाँ पर बोला है कि द अनटचेबिलिटी ऑफेंस स्टैट्यूट ऑफ एक्ट 1955 वाज अमेंडेड बाय दिस एक्ट, ठीक है। और इन द 1976 अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955 वाज कॉम्प्रिहेंसिवली अमेंड किया गया, उसको उसका रीनेम करके क्या नाम दिया गया, द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955। किस लिए कि इनलार्ज किया जा सके स्कोप एंड मेक पेनल प्रोविजन, और पेनल प्रोविजन जो है वो बनाए जाए, ठीक है। और ये एक्ट जो है वो डिफाइन करता है कि सिविल राइट एज एनी राइट अकॉर्डिंग द पर्सन बाय रीजन ऑफ एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी बाय आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। यहाँ पर ये बोला कि ये अधिनियम जो है वो नागरिक अधिकार, सिविल राइट, सिविल राइट्स जो भी होते हैं, ठीक है, नागरिक अधिकार को संविधान के आर्टिकल 17 द्वारा अस्पृश्यता के उन्मूलन के कारण किसी व्यक्ति को प्राप्त करने वाले किसी भी अधिकार के रूप में जो है वो परिभाषित करता है। और यदि ऑफेंस जो है वो प्रूव हो जाता है तो किसी पर्सन को 2 ईयर की पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है, और साथ ही साथ 2000 का फाइन मिलेगा। पहले वाले एक्ट में क्या था, जो अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट था 1955 का, तो वहां पर 6 मंथ की पनिशमेंट थी और 500 का फाइन था, ठीक है। लेकिन जो नया एक्ट आया उसको रिपील करके, उसको अमेंड करके हमने नया एक्ट बनाया जिसका रीनेम क्या किया, द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल लिबर्टीज एक्ट 1976, ठीक है। यहाँ पर आपकी पनिशमेंट कितनी है, 2 ईयर की इम्प्रिजनमेंट है और 2000 रुपीज का फाइन है, ठीक है। अब ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्ट है, SC and ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, ठीक है। काफी बार आपने इस एक्ट के बारे में सुना होगा, पढ़ा भी होगा, ठीक है। तो इसका प्रिंसिपल गोल क्या है, अवॉइड करना एट्रोसिटीज को, ठीक है। एट्रोसिटी बाय इंक्रीजिंग सर्वेलेंस, मतलब निगरानी रखना, ठीक है। कि इसका मुख्य लक्ष्य क्या है कि निगरानी बढ़ाकर और अन्य चीजों के अलावा उच्च जातियों से परमिट एकत्रित करके अत्याचार से बचाना, ठीक है। कि प्रिंसिपल गोल क्या है इसका, अवॉइड करना एट्रोसिटीज को बाय इंक्रीजिंग सर्वेलेंस एंड कलेक्टिंग परमिट फ्रॉम अपर कास्ट अमंग द अदर थिंग, ठीक है। और इसके अलावा इसमें प्रोवाइड किया गया है कि विक्टिम विद असिस्टेंट और रिहेबिलिटेशन, कि पीड़ितों को सहायता और पुनर्वास जो है वो प्रदान करना। यदि किसी पर्सन के साथ इस तरह का ट्रीटमेंट हो रहा है या इस तरह की किसी एरिया में प्रैक्टिस की जा रही है तो, और तो इस्टेब्लिश करना स्पेशल कोर्ट जो कि इसके लिए बनाया जाए, जो कि ये, और स्पेशल पुलिस फोर्स की वो स्पेशली इसी बात से डील करते हो, यदि SC and ST कास्ट या OBC कास्ट में किसी भी तरह का छुआछूत हो रहा है, अनटचेबिलिटी हो रही है, तो उसके लिए स्पेशल कोर्ट बनाए जाए और स्पेशल पुलिस फोर्स जो है वो बनाई जाए। पुलिस जो है वो मे इवन ऑफर आर्म ऑफ अ मेंबर ऑफ SC and ST कम्युनिटी फॉर सेल्फ डिफेंस इन द सेम कास्ट, ठीक है। जो पुलिस के कुछ मामलों में आत्म रक्षा के लिए SC and ST समुदाय के सदस्य जो है, मतलब वो इन लोग कैटेगरीज के लोग, यदि वहां लोगों के साथ इस तरह का ट्रीटमेंट हो रहा है तो वो अपना सेल्फ डिफेंस में हथियार भी जो है वो दे सकती है, ठीक है। सम इम्पॉर्टेंट जजमेंट भी क्या है, एक दो देखेंगे, फिर हमारा सेशन जो है वो यहाँ पर समाप्त रहेगा। और इसके अलावा टाइम बचेगा तो हम आर्टिकल 18 को भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और सम इम्पॉर्टेंट जजमेंट क्या है, द स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस अप्पू बालू इंगले, ठीक है, देखो कैसा नाम है। और द रिस्पोंडेंट वर sued in the case because they forcefully barred the plaintiff from using the water, ठीक है,
from the recently dug up or borewell, और बिकॉज ही बिलोंगिंग टू द अनटचेबल कम्युनिटी। ठीक है, यहाँ पर प्रतिवादियों पर इस मामले पर में मुकदमा दायर किया गया था क्योंकि उन्होंने वादी को हाल ही में जो खोदा गया एक बोरवेल था उसमें पानी का उपयोग करने से जो है वो जबरन रोका था। ठीक है, क्योंकि ये पर्सन जिसको रोका गया था वो अनटचेबल कम्युनिटी से संबंधित था। ठीक है, तो इस केस में ये हुआ था। और 4 हरिजन टेस्टिफाई अगेंस्ट द रिस्पोंडेंट। ठीक है, और 4 हरिजनों ने प्रतिवादी के खिलाफ जो वो गवाही दी। और पर्पस क्या है आर्टिकल 17 का, वो स्टेटेड इन द इंस्टांस टू रिस्टोर द एथिकल और फॉर्मल फाउंडेशन that society had lost due to the unthinking and ritualistic devotion to the culture ideas। ठीक है, यहाँ पर 4 हरिजन जो कि 4 पीपल थे हरिजन, उन्होंने इस प्रतिवादी के खिलाफ गवाही दी और आर्टिकल 17 के उद्देश्य का एक उदाहरण दिया। उदाहरण में एक उन नैतिक और नैतिक नींवों को बहाल करना था जो कि समाज में आपके सांस्कृतिक आदर्शों के प्रति जो है वो बिना सोचे समझे और इस तरह का कोई पर्सन ट्रीटमेंट कर रहा है किसी के साथ, इसको बताया था। ठीक है, और ये बोला कि इट वाज सेड दैट द पर्पस क्या है, इज टू ब्रिंग दलित ऑन पर विद द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, या इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसमें ये कहा गया कि इसका मकसद दलितों को बाकी आबादी के बराबर जो है वो लाना है। ठीक है, और जाति और धार्मिक के आधार पर किसी भी तरह की के उपयोग, किसी भी वाटर को या किसी भी तरह के पब्लिक प्लेस को जो है वो किसी भी पब्लिक प्लेस या किसी भी रिलीजियस ग्राउंड पर यदि आप इस तरह का ट्रीटमेंट करते हो या किसी पर्सन के साथ इस तरह का ट्रीट कर रहे हो तो इसको प्रोहिबिट किया गया। ठीक है, एक और केस है पीपल यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 1982 का एक केस है। देखिए इस केस में क्या हुआ था, अकॉर्डिंग टू दिस केस इफ एनी प्राइवेट इंडिविजुअल वायलेट करता है आर्टिकल वायलेट करता है राइट जो कि दिया गया है, गारंटी किया गया है अंडर आर्टिकल 17, इट इज द ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट टू टेक अर्जेंट एक्शन। कि यदि इस केस में ये बोला था कि यदि किसी भी इंडिविजुअल प्राइवेट इंडिविजुअल के द्वारा इस तरह की प्रैक्टिस की जाती है, यदि कोई प्राइवेट इंडिविजुअल वायलेट कर रहा है जो राइट दिया गया है अंडर आर्टिकल 17, ठीक है, तो ये बोला है कि स्टेट क्या ले सकती है, अर्जेंट एक्शन ले सकती है। ठीक है, एक और केस है सफाई कर्मचारी आंदोलन एंड अदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। ये थोड़ा लेटेस्ट केस है, मतलब बहुत ज्यादा 2014 का केस है। ठीक है, सफाई कर्मचारी वाला। और ये जो केस था स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस अप्पू बालू इंगले। ये था 1995 का। ठीक है, ठीक है, तो इस केस को देखिए, सफाई कर्मचारी आंदोलन एंड अदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अनदर।
इस केस में द पिटीशन फाइल करी गई थी, ठीक है, पिटीशन जो है वो फाइल करी गई थी अंडर आर्टिकल 32, ठीक है, फॉर रिक्वेस्टिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी टू एग्जीक्यूट द मैनुअल स्क्रेंजर एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लेटरेंस प्रोहिबिशन एक्ट, ठीक है, कि इस मामले में याचिकाकर्ताओं ने आर्टिकल 32 के तहत एक याचिका फाइल करी थी जिसमें अनुरोध किया था कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश मैनुअल स्क्रिवेंजर्स और आपके शुष्क शौचालय का निर्माण अधिनियम और 1993 को निष्पादित करने के लिए, ठीक है। तो कोर्ट ने कहा कि अदालत ने इस मामले में कई जैसे निर्देश जारी किए थे, जिसमें कोर्ट ने इशू किए थे मैनी इंस्ट्रक्शन इन द मैटर इंक्लूडिंग ऑल मैनुअल स्कैवेंजर्स विल बी रिहैबिलिटेशन, कि जो भी वहां पर महिला ढोने वाले लोग थे उनका पुनर्वास जो है वो किया जाएगा, ठीक है, मतलब वहां जितने भी लोग रह रहे थे उनका पुनर्वास किया जाएगा और उनको मतलब उनकी आर्थिक स्थिति में, ठीक है, हाँ नोट्स में ऐड कर दूंगी मैं, ठीक है, तो उनकी आर्थिक स्थिति में जो है वो सुधार लाना था। स्कॉलरशिप जो कि चिल्ड्रन वहां उन लोगों के जो बच्चे थे उनको स्कॉलरशिप देनी थी, छात्रवृत्ति देनी थी, ताकि वो लोग क्या कर सके, सुधार कर सके अपने आप में, ठीक है, और इसके अलावा जो भी वहां पर काम करते थे उनको वित्तीय सहायता देनी है, ठीक है, मेला जो भी वहां मेला ढोने वाले लोग थे उनको एक बार की वित्तीय मदद जो है वो देनी चाहिए, ठीक है, और ईच हाउस होल्ड शुड हैव वन मेंबर रिसीव स्किल ट्रेनिंग, और इनमें से ऐसा होना चाहिए कि जो फैमिली है, ठीक है, तो उसमें से एक ना एक पर्सन के पास कोई ऐसी स्किल होनी चाहिए, ठीक है, तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो किसी ना किसी एक फैमिली मेंबर को स्किल ट्रेन करे ताकि वो एक बेटर जो है वो लाइफ जी सके, कौशल प्रशिक्षण जो है वो प्राप्त करना चाहिए जीवन यापन के लिए। और उन्हें रिक्वायरमेंट है किसके लिए, फॉर द लीगल एड की, कि यदि उनके साथ किसी भी तरह की यदि गलत ट्रीट होता है या किसी भी तरह का उनके कोई भी राइट वायलेशन होता है तो आप उनको फ्री लीगल एड जो है वो प्रोवाइड करोगे, और कॉम्पनसेशन भी प्रोवाइड किया जाएगा यदि काम करते वक्त किसी की डेथ भी हो गई या किसी को चोट भी आ गई, तो ठीक है, तो ये केस था। एक मिनट, फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना आर्टिकल 18। जितना भी होगा हम आज डिस्कस कर लेते हैं, बाकी जो है वो शाम वाली क्लास में कर लेंगे, ठीक है। 7 AM और 2 आवर की क्लास आप ले लोगे ना। अभिजीत जी आप कहाँ थे इतनी टाइम, ठीक है, आपको मैंने ये भी बोला कि आपका जो नोट्स प्रिंट नहीं हो रहे थे तो आप क्या करिए, वहां से डाउनलोड करिए, ठीक है, आपका वहां एक डाउनलोड का ऑप्शन आता है तो आप उस पर क्लिक करोगे तो आप डाउनलोड कर लोगे, फिर आप उस डाउनलोड प्रिंट को किसी अपने फ्रेंड को शेयर करिएगा और तभी उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, ठीक है। और इसके अलावा क्लासेस के टाइम से रिलेटेड भी मैंने कुछ बात कही थी, बट आप लोगों ने कोई रिप्लाई नहीं करा, मतलब बाकियों ने तो किया, अभिजीत जी ने नहीं किया, ठीक है। आर्टिकल 18 की बात हम करें तो आर्टिकल 18 क्या करता है, एबोलिशन ऑफ टाइटल की बात करता है, ठीक है। आर्टिकल 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जहां पर ये बात बोली गई है कि नो टाइटल नॉट बीइंग अ मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन शेल बी कन्फर बाय द स्टेट, कि राज्य द्वारा कोई भी उपाधि सैन्य या शैक्षणिक भेद जो है वो न होने के कारण प्रदान नहीं किया जाएगा, ठीक है। और फिर बोला है नेटवर्क इशू, नेटवर्क इशू आ रहा है सभी को। फिर बोला कि नो सिटीजन, ओके हैवी रेन हो रही है, देखो यदि आपको पहले सुनाई नहीं दिया है तो मैंने ये बोल रही थी कि हमें ऐसा बोला गया है कि यदि आप जो है वो क्लासेस करना चाहते हो, मतलब 2 क्लासेस करना चाहते हो तो आपको 2 आवर की क्लास जो है वो लेनी पड़ेगी, ठीक है।
तो मैंने ये बोला था कि अब मोहम्मद जी और ललिता जी ने एक टाइम जो बताया था कि हमें 9 to 11 AM जो है वो ठीक रह रहा है और हम इस टाइम क्लास लेने के लिए तैयार हैं। तो आप भी बता दो। वैसे तो मैंने अभी तक जो फिक्स किया था वो 5 to 7 था, ठीक है। तो आप भी बता दो, जितने बाकी स्टूडेंट तो चलो लाइव क्लास नहीं अटेंड करते, वो रिकॉर्डेड ही देखते होंगे। तो यदि आप अपना सूटेबल टाइम बता देते हो जो मेरी अभी लाइव वाली क्लासेस है, तब मेरे को एक थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि स्टूडेंट सारे आ जाएंगे क्लास में, ठीक है। मोहम्मद जी और ललिता जी ने ये टाइम दिया है 9 to 11 का। बाकी मैं बात करके देखती हूँ, बाकी जो फिक्स टाइम होगा वो मैं आपको शाम वाली क्लास 8 PM वाली क्लास में बता दूंगी, ठीक है। जो आर्टिकल हमारा 18 है अभी सुनाई दे गया है? अभी तो नेटवर्क इश्यू तो नहीं है? किसी किसी एरिया में ना बहुत ज्यादा बारिश हो रही है आजकल, मौसम काफी ज्यादा खराब रह रहा है। तो आप लोग अच्छे से अपना ख्याल रखें, ठीक है, क्योंकि बहुत प्राकृतिक आपदा बहुत आ रही है। हमारे हिमाचल में भी तो बहुत नुकसान हुआ, लोगों के घर चले गए, बहुत ज्यादा लोग जो है वो उनकी डेथ भी हो गई, ठीक है। तो आप लोग जो है वो सावधान रहें और मतलब अलर्ट रहें, क्योंकि यदि आप किसी ऐसे एरिया में नहीं, सभी क्लासेस इवन की कैसे, हाँ इवन इवनिंग में कैसे करेंगे? हाँ ये तो इशू है कि सारी क्लासेस इवनिंग में कैसे करेंगे, क्योंकि रेगुलरिटी में जब क्लासेस होती हैं तो फिर इंसान सही से काम भी नहीं, मतलब सही से सुन भी नहीं पाता है। बस ये हो जाएगा कि कल गूगल मीट पर सर से बात कर लेंगे। चलो हाँ, गूगल मीट पर सर से बात कर लेना, बाकी मैं भी आपका इशू बता दूंगी, ठीक है, आज ही, ठीक है। यदि मोहम्मद जी को सुनाई दे गया होगा तो जवाब दे दीजिएगा, बाकी चलो स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 18 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का बात करता है कि नो टाइटल, किसी भी पर्सन को कोई सैन्य उपाधि, एकेडमिक डिस्टिंक्शन और शेल बी कन्फर बाय द स्टेट, किसी भी तरह की कोई उपाधि जो है वो नहीं दी जाएगी, प्रदान नहीं की जाएगी। फिर बोला कि नो सिटीजन ऑफ इंडिया शेल एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट, ठीक है। कि और कल संडे है, कल भी क्लास ले लेंगे आप, ठीक है, क्योंकि हमारी कुछ क्लासेस छूट गई हैं तो इसी को मैं रिकवर कर रही हूँ। संडे को कल क्लास ले लेंगे आप, आ जाएंगे ना स्टूडेंट में, सॉरी क्लास में? अभिजीत जी, ललिता जी, आ जाएंगे क्लास में? फिर बोला है सेकंड, ये कहता है नो सिटीजन ऑफ इंडिया शेल एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट, ठीक है, कि भारत का कोई भी नागरिक किसी भी विदेशी राज्य से कोई उपाधि जो है वो स्वीकार नहीं करेगा, ठीक है। फिर बोला है नो पर्सन, यस मैम आई विल ज्वाइन, ओके ओके, ठीक है। फिर हमारा क्या हो जाएगा 19 से लेकर, मतलब हमारा जो नेक्स्ट राइट है वो हो सकता है कि कवर हो जाए दोनों क्लासेस में, ठीक है। तो हाँ, और टाइम क्या रहेगा? 9 to 11 रखें, 10 to 12 रख लेते हैं, ठीक है। नहीं, 9 to 11 ठीक है, ठीक है, 9 to 11 ही हम कल क्लास करेंगे, तो आप लोग आ जाइएगा, ठीक है। फिर बोला है नो पर्सन हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया शेल वाइल ही होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट एक्सेप्ट विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट, ठीक है। कि कोई भी व्यक्ति जो कि भारत का नागरिक है और जो वो इंडिया में रह रहा, ठीक है, जबकि वह राज्य के अधीन कोई भी लाभ पद या किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को धारण करता है, तो वो किसी भी विदेश में जाकर, मतलब फॉरेन कंट्री के से कोई भी अपना टाइटल या उपाधि जो है स्वीकार नहीं करेगा बिना प्रेसिडेंट की कंसेंट से, ठीक है। तो फिर बोला है नेक्स्ट क्लॉज है हमारा, नो पर्सन होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ट्रस्ट अंडर द स्टेट shall without the consent of president accept any present emolument or office of any kind from or any other and or under any foreign state। यहां पर बोला है कि राज्य के अधीन कोई भी लाभ या न्यास धारण करने वाला कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति की सहमति के बिना किसी विदेशी राज्य या उसके अधीन किसी भी प्रकार का कोई वर्तमान परिलब्धता और पद जो है वो स्वीकार नहीं करेगा।
यहाँ पर आपको सिर्फ सिंपल ये बताया आर्टिकल 18 में कि आपको किसी भी तरह की उपाधि नहीं दी जाएगी, ठीक है, किसी भी तरह की उपाधि नहीं दी जाएगी, और किसी भी सिटीजन जो कि इंडिया में, उसको ये नहीं बोला जाएगा, उसको ये नहीं अलाउ किया जाएगा कि वो किसी अदर कंट्री में जाके कोई भी टाइटल एक्सेप्ट करे, ठीक है, तो उसको भी वहां रोका गया। इसके अलावा ये भी बोला कि कोई ऐसा पर्सन है जो कि इंडिया का सिटीजन है, ठीक है, जो कि इंडिया का सिटीजन है, वो इंडिया से बाहर जाके किसी फॉरेन कंट्री से कोई टाइटल रिसीव नहीं करेगा। यदि किसी ने बहुत बड़ा काम भी कर दिया है, बहुत अच्छा काम कर दिया, जो कि मतलब बहुत ही टाइटल देने योग्य है कोई पर्सन, ठीक है, कि उसको विशेष उपाधि दी जा सकती है, तो वो तभी एक्सेप्ट करेगा। प्रेसिडेंट की कंसेंट के अलावा जो है वो किसी फॉरेन कंट्री से कोई भी टाइटल रिसीव नहीं करेगा, ठीक है। और फिर बोल दिया कि कोई भी पर्सन जो कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट जो है वो अंडर द स्टेट जो है वो होल्ड करके बैठा है, तो बिना कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट के वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। यहाँ पर तो एक्सेप्ट एनी टाइटल बोला था कि कोई भी टाइटल रिसीव नहीं करेगा, यहाँ तो बोला एनी प्रेजेंट अमॉलमेंट ऑफिस और एनी काइंड ऑफ फ्रॉम और अंडर एनी फॉरेन स्टेट, हो किसी भी तरह का कोई भी वर्तमान में जो भी उसको जो है वो अमॉलमेंट या प्रेजेंट कोई भी कुछ देना हो तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा बिना प्रेसिडेंट की कंसेंट। अब व्हाट इज मीन ऑफ टाइटल? टाइटल होता क्या? अ टाइटल इज एनीथिंग जो कि किसी पर्सन से अटैच होता है, पर्सन की आइडेंटिटी को ये शो करता है, ठीक है। कि टाइटल एक ऐसा शीर्षक, जिसे हिंदी में कहते हैं, कुछ भी है जो किसी पहचान के उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में जो है वो जुड़ा होता है, ठीक है, जो कि आइडेंटिटी एज अ प्रीफिक्स और सफिक्स सच एज अ सर नवाब, जैसे कि सर नवाब की उपाधि हो गई, महाराजा या किसी भी तरह का टाइटल। आप देखेंगे कि पहले टाइम में जो किंग थे उनके साथ लगता था ऐसा, लेकिन अभी किसी भी पर्सन के साथ जो है वो इस तरह की उपाधि या इस तरह का कोई भी टाइटल नहीं लिया जाता, किसी के साथ भी अटैच नहीं किया जाता, ठीक है। और टाइटल और टिटुलर अचीवमेंट मस्ट नॉट बी ग्रांटेड डेमोक्रेटिक कंट्री, की इस तरह का जो भी जैसे कि सर नवाब और महाराजा, इस तरह की एक लोकतांत्रिक देश में पद उपाधियां या शीर्ष जो है वो शीर्ष उपलब्धियां जो है वो नहीं दी जानी चाहिए। ये सामाजिक न्याय और विकास के लिए प्रतिकूल होगा कि किसी भी पर्सन को ये विशेष उपाधि नहीं दी जाए। इससे क्या होगा, देश में इक्वालिटी रहेगी, किसी भी तरह का कोई लोग अपने आप को जो है वो हाईएस्ट ना समझ से हो, किसी के साथ गलत बिहेव नहीं करे। कैसे होता है ना कि इंसान ऐसी प्रवृत्ति का होता है कि यदि उसको कुछ ज्यादा मिल जाए ना तो उसको हजम नहीं होता है ना ऐसे, कि उसको हजम नहीं होता, और लोग क्या करते हैं ना, मतलब उसको ऐसे शो ऑफ करते हैं फिर लोगों के साथ। फिर यदि किसी पर्सन को ऐसी उपाधि दे दी गई तो वो अपने आप में ऐसा उस एटीट्यूड दर्शाएगा कि जिससे वो लोगों को नीचा दिखा सकता है, या कुछ भी ऐसा हो सकता है जहां पर कहीं ना कहीं लोगों में ऐसी भावना आएगी कि हम इक्वल नहीं है, किसी एक ऐसे विशेष लोगों को ऐसी उपाधि दे दी गई है, हमें नहीं दी। तो यहाँ पर मतलब थोड़ा सा इक्वलिटी को लेकर भी जो है वो इश्यू आ सकता है, ठीक है। और सोशल जस्टिस की भी यहाँ पर बात करेंगे। तो जो टाइटल होते हैं वो रेफर करते हैं इनहेरिटेड डेजिग्नेशन, जैसे कि राय बहादुर, खान बहादुर, ठीक है, कि जो टाइटल होते हैं वो आपके हमारे इनहेरिटेड में ऐसा होता था, और इनहेरिटेड डेजिग्नेशन होते हैं औपनिवेशिक काल के दौरान जो है वो लोगों के द्वारा उपयोग की जाती थी, जो किसी को भी ऐसे पद नाम जो कि उनके नाम जो थे विरासत में मिले होते थे, जैसे कि राय बहादुर, खान बहादुर, सवाई राय साहब, जमींदार, तालुकदार, ये सब जो है वो नाम एक टाइटल होते थे, जो कि हमारे पुराने टाइम में एक किसी भी पर्सन को अपनी विरासत में मिले होते थे, ठीक है। और हमारे संविधान का जो आर्टिकल 18 है वो इन सभी जो भी टाइटल्स होते हैं उनको जो है वो प्रोहिबिट करता है कि आप इस तरह का कोई टाइटल यूज नहीं करोगे। आर्टिकल 18 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेंटेन फेयरनेस अमंग द एवरीवन, जो कि ये बात करता है कि सभी लोगों में निष्पक्षता बनाए रखने की बात करता है। इसमें एक्सक्लूड किया गया है मिलिट्री कोर्स, स्कॉलरी, प्रोफेशनल एंड एज वेल एज अ सिविलियन
honors such as a Padma Shri, Padma Bhushan, or Bharat Ratan, with the limitation that no one will ever use them as a suffix or prefix to their names. यहाँ पर भी ये बोला है कि इसमें सैन्य और विद्वानों, जैसे कि कोई स्कॉलर होते हैं ना, जैसे पीएचडी कर लेते हैं तो वहां उनके नाम के साथ मतलब डॉक्टर लग जाता है, तो या पेशेवरों के साथ साथ जैसे कि पद्मश्री है या पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है, या भारतीय रत्न, भारत रत्न जैसे अन्य जो नागरिक सम्मान जो है वो इसमें शामिल नहीं किए गए। मतलब यहाँ पर इनको जो है वो एक्सक्लूड किया गया है। ठीक है, बाकी कोई भी उपाधि आप लगाते हो तो उसके लिए आपको एबोलिश किया जा सकता है, लेकिन इसमें नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ पर भी लिमिटेशन बताई गई है कि आप, ऐसा नहीं है कि आप अपने आप को ऐसे हीरो ही समझ लो, यदि आपको कोई उपाधि दे भी दी है, ठीक है, तो उसके लिए लिमिटेशन भी बताई गई है। इस सीमा के साथ उन्हें कोई भी जो है वो उन्हें अपनी कभी भी अपने नाम के प्रत्यय या उपसर्ग के रूप में जो है उपयोग नहीं करेगा। ऐसा नहीं होगा कि दिन रात वो उसको पद्म विभूषण श्री राम सिंह ऐसे यूज नहीं करेगा कोई भी पर्सन। ठीक है, हाँ, इसको एक्सक्लूड जरूर किया गया है। ठीक है, तो हमारे इंडिया में क्या नीड थी इंट्रोड्यूसिंग आर्टिकल 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि क्या जरूरत थी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 18 को इंक्लूड करने की, इंट्रोड्यूस करने की। तो बोला है टाइटल्स जो होते हैं आर द यूज्ड टू डिफरेंशिएट इन एन इंडिविजुअल रैंक बाय पिनिंग inferiority and complexity or upon complex upon the other people। ठीक है, कि ये होता था कि शीर्षकों का उपयोग जो करते हैं लोग, ठीक है, क्योंकि अन्य लोगों को हीन भावना को पिन करने के लिए, किसी व्यक्ति की रैंक अलग करने के लिए जो है वो किया जाता है। मतलब जो कि मैंने आपको पहले बताया कि यदि मतलब ह्यूमन नेचर ऐसा होता है ना कि किसी को ज्यादा मिल जाए तो उसको हजम नहीं होता, और फिर लोग क्या करते हैं कि लोगों के साथ जो कोई अन्य लोग होंगे उनके साथ इल ट्रीटमेंट करने लग पड़ेंगे, उनको शो करने लग पड़ेंगे, जी हम तो वहां पता नहीं कहाँ के राजा महाराजा बन गए हैं। ठीक है, कि हमारे तो आगे कोई है ही नहीं। फिर वहां लोगों में भावना आ जाती है कि हम इक्वल नहीं है। मतलब आप सोसाइटी में देखोगे तो कई ऐसे लोग होंगे जो अपने आप को ऐसे, यदि उनको इस तरह का रैंक भी दे दिया जाता है तो फिर लोगों में एक जो हीन भावना जो है वो उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, और ये किसी एक पर्सन को उसके दूसरे रैंक वाले पर्सन से जो है वो अलग, अपने आप को एक अलग तरह का वो समझने लग पड़ेंगे। एज ए रिजल्ट द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एग्रीड टू एलिमिनेट सच इनइक्वालिटी और ड्राफ्टेड दिस आर्टिकल। इसी यही रीजन था कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एग्री हुई थी और इस तरह की असमानताओं को खत्म करने के लिए ये सहमति उन्होंने व्यक्त करी थी, और इस अनुच्छेद का मसौदा जो है वो तैयार किया था जिसमें 4 प्रावधान थे। ठीक है, कि यह वर्तमान सामाजिक सद्भाव और एकता को खतरे में डाल देगा कि यदि हम इस तरह की उपलब्धि उपाधि दे देंगे। देखो अभिजीत जी, आपकी साइड ही नेटवर्क इशू है, बाकी किसी की साइड भी नेटवर्क इशू नहीं है। तो अभी वैसे भी क्लास खत्म ही होने वाली है, तो आप क्या करेगा, यहां तक लेते हैं, पनिशमेंट के बाद तो खत्म हो जाएगा आर्टिकल 18। ठीक है, इसमें ज्यादा जो है वो अनएबल टू कॉन्टेक्ट कनेक्ट। ठीक है, ओके ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहां पर ये बोला था कि यदि हम इस तरह का टाइटल दे देंगे तो ये कहीं ना कहीं जो है वो करंट सोसाइटिकल हार्मोनी और यूनिटी को खतरे में डाल सकता है। ठीक है, हो सकता है ऐसा, प्रैक्टिकल वे में देखें तो बहुत कुछ हो सकता है कि लोग आज देखो कि कितने दंगे होते हैं, यदि किसी को बहुत ज्यादा, आप किसी को ज्यादा ही रिस्पेक्ट दे देते हो, बाकी लोगों को में थोड़ा सा हीन भावना आ सकती है। और यदि कोई पर्सन उसको, जैसे होता है ना कि आईपीसी में कोई प्रोवोक ही करे जा रहा है, इंस्टिगेट ही किया जा रहा है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं ऑफेंस आने की या ऑफेंस बनने की जो है स्थिति उत्पन्न हो सकती है, कि ऑफेंस हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, और नेशनलिस्ट decide the unanimously to eliminate title in order to protect the aim of democratic public। ठीक है, कि यहाँ पर ये बोला गया राष्ट्रवादियों ने एक लोकतांत्रिक गणराज्य के उद्देश्य से, मतलब हम अपनी इंडिया को क्या बनाना चाहते हैं, लोकतांत्रिक गणराज्य जो है वो बनाना चाहते थे, इसलिए सर्वसहमति से उपाधियों को यहाँ पर खत्म करने का फैसला जो है वो हमने लिया। ठीक है, और यदि हम इस तरह का सम्मान या शीर्षक या उपलब्धियों को स्थापित नहीं
की जानी चाहिए। मतलब यदि यहाँ पर बोला कि हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, इसलिए जो है वो इस तरह का जो ऑनर और टिटुलर अचीवमेंट है उसको इस्टेब्लिश नहीं करना चाहिए, क्योंकि दिस इज अ डेवलपमेंट ऑफ नेशन, जिसका एम क्या है, आपका अचीव करना पॉलिटिकल कल्चर, इकोनॉमिक जस्टिस और इंस्पायर करना बिकम रियली डेमोक्रेटिक। ठीक है, कि हम वास्तव में अपने राष्ट्र को रियली डेमोक्रेटिक बनाना चाहते हैं, जिसमें कि राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक न्याय जो है पर्सन प्राप्त कर सके। वास्तव में जो लोकतांत्रिक बनने की इच्छा जो है वो रखता है। ठीक है, और मुट्ठी भरे लोगों को आप एक स्पेशल उपाधि दे दोगे रखने के लिए, जो मतलब स्पेशल शीर्षक आप दे दोगे रखने के लिए, वास्तव में कोई जगह नहीं है। आप कुछ एक लोगों को आप एक स्पेशल टाइटल दे देते हो, तो बाकी लोगों में ऐसी भावना आ सकती है कि इनइक्वालिटी की भावना आ सकती है, जो कि एक असमानताओं को स्थापित जो है वो कर सकती है अपने समाज में। ठीक है, तो if the people have been given titles, they will create concern that will prevent and establish a good interpersonal relationship। यदि किसी किन्हीं लोगों को आपने शीर्षक दे भी दिए, तो वो चिंता पैदा कर सकते हैं कि उनके अच्छे पारस्परिक संबंध जो है वो स्थापित नहीं हो पाएंगे। जो हमारा हमारा आपके प्रियम्बल में भी लिखा कि हम ब्रदरहुड लेके आएंगे, भाईचारा लेके आएंगे, तो वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, और पनिशमेंट क्या दी गई है, तो पनिशमेंट अंडर आर्टिकल 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एक्सेप्टिंग अ टाइटल इज अ ब्रीच ऑफ रेगुलेशन बट इट इज नॉट अन ऑफेंस। ठीक है, यहाँ पर बोला है कि यदि कोई भी पर्सन एक्सेप्ट करता है किसी टाइटल को, तो वो क्या है, उल्लंघन है, बट ये ऑफेंस नहीं है। आर्टिकल 226 में कोई भी इंडिविजुअल में इम्पोज कर सकता है रिस्ट्रिक्शन ऑन द स्टेट, कि आप जो है यहाँ पर स्टेट के पास अथॉरिटी है कि आप रिट ऑफ मैंडेमेंस जो है वो लगा सकते हो। ठीक है, और टू recourse is only applicable for enforcement of constitutionally protect right। ठीक है, कि ये जो सहारा केवल संवैधानिक रूप से संरक्षित अधिकारों के प्रवर्तन के लिए जो है वो लागू होगा। ठीक है, और इसी के साथ हमारा आर्टिकल 18 जो है वो यहाँ पे समाप्त रहता है, और नेक्स्ट में हम आर्टिकल 19 से लेकर 22 में डिस्कस करेंगे। देखो कि थोड़ा सा लॉन्ग इसलिए नहीं खींच रही हूँ, क्योंकि यदि हम एक एक आर्टिकल को बहुत डिटेल में डिस्कस करते रहेंगे, हाँ कंसेप्ट क्लैरिटी तो हमारी बहुत अच्छी हो जाएगी, लेकिन सिलेबस बहुत ज्यादा है, तो उसको ध्यान में रखते हुए अभी थोड़ा थोड़ा जो है वो इसको मेन ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो बहुत डिटेल में नहीं करवाया जाएगा। और एक बात मैंने ये भी बोली थी कि आप लोग गूगल में सर्च करना, एक आपको केस की लिस्ट मिलेगी। ठीक है, मैंने भी किसी टाइम में केस लिस्ट जो है वो सर्च करी थी और मेरे पास थी भी, तो वहां एक लिस्ट मिलेगी जहां पर बहुत ज्यादा केसेस हैं। ठीक है, केस 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 और नाम है उनके और मैटर बताया गया है। ठीक है, केस का नाम और एयर बताया गया है और मैटर बताया गया, जो कि आपको इंपॉर्टेंट याद रखने की जरूरत है। और आप उस लिस्ट को गूगल में जो है वो सर्च करेंगे, यदि फिर भी नहीं मिलता है तो आप मेरे को यहाँ पर बताओ। ठीक है, क्योंकि हर एक केस को यहाँ हम डिस्कस तो नहीं कर सकते, तो आपको क्या करना है, उस केस की लिस्ट को जो है वो देखना। ठीक है, बहुत एक अच्छी सी एक लिस्ट थी मेरे पास, यदि होगी पहले आप सर्च कर लीजिएगा, नहीं मिलेगी तो मेरे को बता दीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। अभी नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं, और ध्यान रखिएगा कल क्लास होगी 9 to 11 होगी। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच सभी का ही। कोई डाउट होगा तो मेरे को पूछ लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू मोहम्मद जी।